बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीए सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का यह नवीनतम पाठ्यक्रम होगा जो कि 2023, 24 या 25 तक की परीक्षाओं के लिए आने वाले लगभग 4-5 साल तक ये वैध होगा। नवीनतम शिक्षा नीति जो आई है आपकी 2020 में, उसके अनुसार जो आपका कहीं ना कहीं पे पूरी की पूरी प्रोसेस चेंज हो चुकी है, उसी चेंज पाठ्यक्रम के अनुसार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। लगभग सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम हो चुका है, तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, आपके यूनिवर्सिटी में यही सिलेबस फॉलो होगा। आप चाहे जिस भी विश्वविद्यालय से हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो आप बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है कि मेरा विश्वविद्यालय सर जी DDU है, मेरा जो है राम मनोहर लोहिया है, मेरा वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल है, मेरा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है, मेरा CSGM है, या फिर मेरा जो है अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, या मेरा सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय है, या मेरा लखनऊ है, या मेरा साकेत विश्व मतलब कि जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, या मेरा रज्जू भैया प्रोफेसर, या किसी प्रकार से। तो आपके सभी विश्वविद्यालय के लिए, या जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय हो गया, या इसके अलावा आप देखिएगा राजस्थान विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालय की मैं बात करूं, सभी विश्वविद्यालय में लगभग अब एक साथ सिलेबस फॉलो होने लगता है, मतलब होने लगा है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और बीए सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर में जिन छात्रों ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट के द्वारा बताए गए हर एक चीज़ क्वेश्चन पेपर में आता है और हर चीज़ फंसता है। आपने देखा होगा मॉडल पेपर से सारे के सारे प्रश्न आए हुए थे आपके पेपर में। तो इसी प्रकार से थर्ड सेमेस्टर की विधिवत तैयारी करने के लिए आप लोग सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए सेशन को सभी दोस्तों के पास अपने। ओके, चलिए बात करेंगे हिंदी साहित्य के नवीनतम सिलेबस के बारे में। बीए सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि बीए थर्ड सेमेस्टर बोले तो फर्स्ट सेमेस्टर आप पास कर चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर आपने एग्जाम दे दिया है, रिजल्ट जल्द ही आएगा। अब हम बात करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है, वो भी हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में जब आप बीए थर्ड सेमेस्टर में पहुंचते हैं तो आपको पढ़ना क्या होता है, हिंदी गद्य साहित्य। हिंदी गद्य में हमको क्या देखना, क्योंकि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने हिंदी काव्य पढ़ा, हिंदी साहित्य का कुछ इतिहास पढ़ा, और हिंदी काव्य में आपने देखा कि आदिकाल से लेकर के आदिकाल से मैंने कुछ जो है 3 कवियों के बारे में, इसके बाद में आपने देखा होगा भक्ति काल में प्रवेश करते हुए रीति काल को चीरते हुए हमने आधुनिक काल में प्रवेश किया। आधुनिक काल में भारतीय इंदो योग, द्विवेदी योग, छायावाद, छायोदोत्तर युग में आप देखेंगे प्रगति, प्रयोग, नई कविता, कविता, तमाम प्रकार की साठोत्तरी कविता, इन तमाम प्रकार के कवियों के बारे में हमने जाना। यहाँ तक मैं सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल तक हम लोगों ने पढ़ा। तो आपने देखा होगा कि कुल मिला करके हिंदी काव्य के बारे में आपने तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया। उसके बाद में एक कहीं ना कहीं पे आपके दैनिक जीवन में उपयोगिता के लिए कंप्यूटरी एक प्रकार से जो कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी दी गई सेकंड सेमेस्टर में। और हिंदी साहित्य में खास करके आपने देखा होगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी को उसमें रखा गया। प्रयोजन मूलक हिंदी यानी कि कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर आपका पाठ्यक्रम रखा गया। और अब थर्ड सेमेस्टर में आकर के आपको हिंदी गद्य के बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि आप जब तक कंप्यूटर और मतलब वो कार्यालयी हिंदी नहीं पढ़ते तब तक आपको हिंदी गद्य उतना सही तरीके से नहीं समझ में आता। इसलिए सेकंड सेमेस्टर में उसके पीछे भी बड़ी रणनीति है। तो अब हम बात करेंगे कि थर्ड सेमेस्टर में जो हमको हिंदी गद्य पढ़ना है, तो हिंदी गद्य में क्या क्या पढ़ना है। हालांकि सिलेबस आपका थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को समझाऊंगा। आपके इसमें आप देखेंगे तो हर चीज़ संकलित है, कहानी भी है, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टा, जात्म कथा, जीवनी, यहाँ तक कि व्यंग तक भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। क्या होते हैं ये सब, कैसे पढ़ना है, सब चीज़ आपको बताऊंगा। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है बस। ओके, सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जान लीजिए क्या क्या पढ़ना है और सभी दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा यहाँ जो है पाठ्यक्रम। ओके, चले आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो पा रहा है मेरे भैया प्रश्न, क्या मतलब कि आपकी स्क्रीन पर जो विजुअल हो पा रहा है हिंदी साहित्य में आप पढ़ना है हिंदी गद्य, बीए तृतीय सेमेस्टर, न्यू सिलेबस 2022-23 या फिर इसके आगे वाले सेमेस्टरों के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है ये बीए थर्ड सेमेस्टर। इकाई 1, इकाई 2, इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपका पाठ्यक्रम 8 इकाइयों में बटा हुआ होता है। मैंने शुरुआत में इसलिए थोड़ा सा आपका समय लिया, 1 से 2 मिनट का, देख लेते कितना समय, लगभग 4 मिनट का समय लिया। तो आप लोग स्कूल देकर घबराइएगा मत, ठीक है। 4 मिनट का समय अगर आप लोग आज दे रहे हैं तो कल को आपका कम से कम नहीं तो मैं 4-5 दिन का समय बचा दूंगा एक मॉडल पेपर में। आप परेशान नहीं होना है आपको। ओके, तो 8 इकाइयों में आपका पाठ्यक्रम कुल मिलाकर के बटा हुआ है।
आइए हम बात करते हैं। अच्छा, ये 8 इकाइयों में कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात करूं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 2-2 पेपर होते हैं। तो जिनमें 2-2 पेपर होते हैं उनमें मैं बताऊं तो उनमें हो सकता है कि 4 इकाई शुरुआत के एक पेपर बना दिया जाए और 4 इकाई जो है लास्ट के ये एक पेपर बना दिया जाए, पेपर सेकंड। तो इस प्रकार से, हालांकि लगभग अधिकतर विश्वविद्यालय ऐसे हैं, एक आध दो विश्वविद्यालय, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया और डीडीयू यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ पर 2-2 पेपर होते हैं खास करके एक सेमेस्टर में। बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक सब्जेक्ट के एक ही पेपर होते हैं। तो उन सभी के लिए ही सिलेबस है, ठीक है। तो चलिए, तो इसी श्रृंखला में हम इकाई 1 की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो है इकाई प्रथम में जैसे हमने प्रवेश किया, हमारे समझ क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त इतिहास होता है यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री आपको जाननी है। ब्रीफ हिस्ट्री मतलब कि कुछ हमको पढ़ लेना है, यानी कि उसके बारे में आपको अवगत हो जाना है, उसके बारे में बोधगम्यता आपके दिमाग में होनी चाहिए, उसके बारे में आपके अंदर जानकारी ग्रहण होनी चाहिए। यानी कि आपको हिंदी गद्य साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। और क्या जानना थोड़े बहुत में, आइए देखते हैं। थोड़े बहुत में हमको पढ़ना है हिंदी गद्य साहित्य की विकास की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आप देखते हैं हिंदी गद्य साहित्य में, जैसे हिंदी में तो खास करके भारतेंदु युग आप देखेंगे। आधुनिक युग में हिंदी गद्य की शुरुआत होती है मुख्य रूप से। आधुनिक युग में, भारतेंदु युग में कहीं ना कहीं पे जो हिंदी गद्य का जन्म होता है, द्विवेदी युग में वो परिष्कृत होती है और छायावाद में जा कर के वो अपने आप में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे वो अपने युवा अवस्था को प्राप्त होती है। और आगे के युगों में आप देखेंगे तो हिंदी में एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे बहुत सारे ज्ञान शैलियों को समाये हुए तमाम प्रकार की विधाएँ संकलित होती चली जाती हैं। तो हिंदी कहानी का उद्भव हमको सबसे पहले जानना। पहला चैप्टर आपका हिंदी कहानी का उद्भव माने कि हिंदी कहानी का उदय कैसे हुआ है, सबसे पहली कहानी कौन सी है, इंदुमती है या रामचंद्र शुक्ला वाली 11 वर्ष का समय है या फिर कोई अन्य कहानी है, ठीक है। तो तमाम प्रकार, इंदुमती केशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। तो आपको बस ये नहीं देखना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस हम जब बता देंगे, जब चैप्टर वाइज हम डिस्कशन करेंगे तो एक एक चीज़ों को मैं विधिवत तरीके से आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। तो हिंदी कहानी का उद्भव यानी हिंदी कहानी का उद्भव कैसे हुआ, जन्म कैसे हुआ, पहली कहानी कौन सी है और किस प्रकार से उदय हुआ और इसका विकास देखेंगे। चूँकि प्रेमचंद की बात किया तो कहानी सम्राट कहे जाते हैं, कथा सम्राट कहे जाते हैं प्रेमचंद जी, उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। तो बात की जाए अगर कहानियों की तो प्रेमचंद को आधार मान करके उनसे प्रेमचंद से पूर्व की कहानियाँ, प्रेमचंद के युग की कहानी और प्रेमचंदोत्तर कहानियाँ, इस प्रकार से हम कैटेगराइज करेंगे और बांट करके पढ़ेंगे किस प्रकार से विकास। थोड़ा सा ब्रीफ में ही यानी संक्षिप्त परिचय जानने का प्रयास रहेगा, ठीक है। तो इसको पढ़ना है, कहानी का उद्भव और विकास। उसके बाद में हिंदी उपन्यास, क्योंकि कहानी जो होती है लगभग 20-30 मिनट में पढ़ करके हम समाप्त कर देते हैं, ऐसे जो है लेख को हम कहानी कहते हैं, जो कि एक घटना जिसमें कुछ पात्र होंगे जो कि किसी स्थान विशेष की कहीं ना कहीं पे घटना होगी और उसका कुछ उद्देश्य होगा और इस प्रकार से कुछ मतलब कथोपकथन जिसको कहते हैं, कुछ डायलॉग जिसको कहते हैं वो होंगे, तो उसको हम कहानी कहते हैं। तो कहानी एक छोटी रचना होती है जो कि हम आसानी से पढ़ सकते हैं, कोई एक घटना हो गई किसी जीवन की। जबकि उपन्यास की बात की तो उपन्यास अपने आप में कई कहानियों को संजोए हुए होता है, यानी उपन्यास बप्पा है और कहानी उसका लड़का है, ठीक है। इस बारे में मतलब कि इस थोड़ा सा दिमाग में समझो। तो उपन्यास बहुत बड़ा होता है, उपन्यास एक पुस्तक होती है, उपन्यास अपने आप में कई कहानियों को संजोए हुए होता है, कई घटनाओं को संजोए हुए होता है। तो उपन्यास के उद्भव और उसके विकास को देखना पड़ेगा हमको। उसके बाद में हम तीसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे, हिंदी नाटक का उद्भव कैसे हुआ है और विकास कैसे हुआ है। हिंदी नाटक आप देखते हैं, नाटक में भारतेंदु युग से ही नाटक का प्रारंभ, हालांकि लगभग कहानियों का उदय भी भारतेंदु युग से ही हो जाता है। तो हिंदी नाटक और इसका हम उदय देखेंगे, ठीक है। लेकिन कहानियों का वास्तविक उदय आप देखेंगे तो द्विवेदी युग में आकर के होगा, ठीक है। चाहे वो 11 वर्ष का समय हो, चाहे इंदुमती हो या फिर कोई अन्य कहानी हो, ठीक है। चले, तो हिंदी नाटक का उद्भव और विकास देखेंगे और हिंदी आलोचना देखेंगे, किस प्रकार से रामचंद्र शुक्ल जी ने आलोचना के जगत में किस प्रकार से अपने आप को, आलोचना जो एक प्रकार से एक नई विधा का जो है कहीं ना कहीं प्रतिपादन करने वाले लोग आते गए। तो आलोचना क्या होती है इन सभी को समझते हुए इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसको जानना है।
उसके बाद में हमको हिंदी की अन्य गतिविधियों के बारे में पढ़ना और जानना है, और उसका उद्भव, हिंदी की अन्य गतिविधियों का उद्भव कैसे और विकास कैसे हुआ। अन्य विधाओं में आप देखते हैं जैसे कि कहानी मैंने बता दिया, उपन्यास बता दिया, नाटक बता दिया। नाटक के बाद में एकांकी हो गई आपकी, निबंध हो गया, ठीक है, डायरी हो गया, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, व्यंग, जीवनी, ये सब हो गए। इन सब डायरी जो है, इसके अलावा एक और बच रहा है मेरे हिसाब से जो है इंटरव्यू, साक्षात्कार, ये सब नई विधाएं हैं। तो इन सभी के बारे में भी छिटपुट जान लेंगे, हालांकि आगे आपको पढ़ना ही पड़ेगा अभी, ठीक है। इकाई 2 में इन सभी के बारे में पढ़ना है, तो बस एक थोड़ा सा उद्भव और विकास के बारे में जानना पड़ेगा यहाँ पर। और जैसे ही हम इकाई 2 में प्रवेश करते हैं, जैसे इकाई 2 में हमने प्रवेश किया, तो हिंदी गद्य की कुछ महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय हमको जानना है। अब उन गद्य विधाओं में यहाँ पर देखिएगा 13 गद्य विधाएं लिखी हुई हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर कहानी, उपन्यास, नाटक। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, कहानी किसे कहते हैं, कहानी क्या होती है, कहानी के तत्व कौन कौन से। इसी प्रकार से उपन्यास किसे कहते हैं, उपन्यास के तत्व और उपन्यास के प्रकार। इसी प्रकार से नाटक के तत्व, नाटक के प्रकार, ठीक है। एकांकी किसे कहते हैं, आलोचना, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, व्यंग, इन सभी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और विधिवत तरीके से हम एक एक जो है पहलू पर चर्चा करेंगे। लगभग ये 13 चैप्टर आपका इकाई 2 ही ले लेगा, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ब्रीफ जानकारी, संक्षिप्त जानकारी हमको ग्रहण करनी है। हालांकि जब हम चैप्टर जो है इकाई 1 में ही पढ़ेंगे कहानी का उद्भव और विकास, तो कहानी के उद्भव और विकास के साथ साथ हम कहानी की परिभाषा भी अगर आप कहेंगे तो देख लेंगे, नहीं तो कहानी की परिभाषा हम बाद में ही देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इकाई 2 इस प्रकार से आपका समाप्त होगा। अगला देखेंगे इकाई 3। इकाई 3 की बात किया तो हिंदी उपन्यास के बारे में हमको पढ़ना है। अब हिंदी उपन्यास में आप देखिएगा यहाँ पर कुछ उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में संकलित होंगे। वैसे कुछ उपन्यास की क्या बात करूँ, एक ही उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, कुछ कहानियाँ संकलित होंगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ नाटक, कुछ एकांकी संकलित होंगी, यानी एक नाटक है और दो एकांकी लगभग संकलित हैं। इसके अलावा निबंधों की बात की है तो लगभग 5 निबंध आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे रेखा चित्र एक पढ़ना पड़ेगा, संस्मरण पढ़ना पड़ेगा, जीवनी पढ़नी पड़ेगी, रिपोर्टाज, व्यंग, यात्रा वृत्तांत, डायरी, इंटरव्यू, आत्मकथा, ये सब एक एक करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो हिंदी उपन्यास की बात की है तो आपको उपन्यास में क्या पढ़ना है, उपन्यास में हमको पढ़ना है भैया झांसी की रानी। ये उपन्यास है, किसने लिखा है, वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। एक पुस्तक आएगी, ये मोटी सी पुस्तक ही होती है उपन्यास की, ठीक है। तो उपन्यास ऐसा नहीं कि एक कहानी है कि किसी एक पुस्तक में समाहित करके आपको दे दिया जाएगा। उपन्यास एक पुस्तक अलग से आपको लेनी पड़ेगी, और हो सकता है कि उपन्यास को समाहित कर दिया जाए जो है पूरा, लेकिन उपन्यास बड़ा होता है तो झांसी की रानी उपन्यास आपको एक पुस्तक ही आती है, उसको ले लेनी पड़ेगी। वृंदावन लाल वर्मा की है ये पुस्तक, ओके। झांसी की रानी उपन्यास विद्यार्थी संकलन ही आपको पढ़ना है, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अब ये आपको उपन्यास इकाई 3 में एक ही उपन्यास पढ़ना है। उपन्यास बहुत बड़ा होता है, इसको पढ़ने में 2-3-4 दिन तो लग ही जाते हैं उपन्यास को, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक ही दिन में आप पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ाने में लगभग उसके तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करने में 1-2 दिन लग जा ही जाते हैं, ठीक है। इकाई 4 की अगर हम बात करेंगे, इकाई 4 हिंदी कहानी। अब हिंदी कहानी में हमको क्या क्या पढ़ना है, कहानियों में देखिए पंच परमेश्वर कहानी बड़ी फेमस कहानी आप लोगों ने देखा होगा, प्रेमचंद की कहानी है, बड़ी फेमस कहानी पंच परमेश्वर, आपने पढ़ा होगा इसको बचपन में ही। इसके अलावा पाजेब कहानी है जो कि जैनेंद्र की है। जैनेंद्र भी कहानीकार, बड़े अच्छे कहानीकार है जैनेंद्र। जब आप पाजेब कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो अभी से अगर आपको पढ़ना होगा तो गूगल पर आप सर्च करेंगे पाजेब कहानी तो आपको मिल जाएगी। हालांकि ये नहीं मिलती तो मैं आपको इन सभी कहानियों के बारे में बताने का प्रयास अवश्य करूँगा आपके यूट्यूब चैनल पर। आगे देखते हैं, जो है तीसरा आपका है गैंग्रीन कहानी। गैंग्रीन कहानी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की कहानी है, और अज्ञे की कहानी जब आप पढ़ेंगे तो मनोविश्लेषणवाद उसमें उभर करके आपके समक्ष आएगा। तो गैंग्रीन कहानी भी इसी प्रकार से आप देखेंगे। इसके अलावा पर्दा कहानी, पर्दा कहानी जो है यशपाल की, यशपाल का एक उपन्यास है झूठा सच, और उसी कारण से यशपाल बड़े फेमस हुए। यशपाल का ये झूठा सच उपन्यास जो है बड़ा फेमस है। तो पर्दा कहानी कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा ये भी फेमस कहानी है उपन्यास, मतलब यशपाल की, तो इसको हमको पढ़ना है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ये भी कहानी बड़ी मज़गर कहानी है। ये मैं आपको बता दूं, ये कहानी खास करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU के सिलेबस में यमे सेकंड सेमेस्टर में जो है उसके सेकंड पेपर में यानी कि कथा साहित्य में तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम रेणु फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी जो है ये संकलित है। तीसरी कसम बड़ी फेमस कहानी है और मैंने इसको विस्तार से पढ़ा भी है। तो
जाहिर सी बात, और भी कहानियों को मैंने लगभग पढ़ा, इनमें से अधिकतर कहानियों को पढ़ा, तो मैं आपको विस्तार से एक एक चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा, समीक्षात्मक दृष्टि से इन कहानियों को बताने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से इन कहानियों से प्रश्न आएंगे और आपको उनको लिखना कैसे है, कहानियों के अच्छे अच्छे पक्षों को के बारे में, और कुछ अगर आलोचनात्मक चीज़ें होंगी तो उसको भी आपको बता दूंगा, ताकि आपके एग्जाम में जब प्रश्न पूछे तो आप आसानी से लिख पाएँ। अगला आपका है पिता कहानी। पिता कहानी किसकी? ज्ञान रंजन की है, बड़ी फेमस कहानी है ज्ञान रंजन की ये पिता। ओके, तो पिता कहानी किसकी है? ज्ञान रंजन की है। घंटा कहानी है जो कि बीएचयू के सिलेबस में भी संकलित है, तो घंटा कहानी के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। तो सॉरी, पिता कहानी के बारे में पढ़ेंगे, ज्ञान रंजन की कहानी। ज्ञान रंजन बड़ी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखें। तो इस प्रकार से लगभग 6 कहानियाँ हमको पढ़नी है। पंच परमेश्वर पहली कहानी प्रेमचंद की है, दूसरी कहानी पाजेब ज्ञानेंद्र की है, तीसरी कहानी गैंग्रीन अज्ञे की है, और चौथी कहानी पर्दा यशपाल की है, और पांचवी कहानी आपकी तीसरी कसम उर्फ मारे के गुलफाम बोल दीजिए, या तीसरी कसम ही बोल दीजिए, ये फणीश्वर नाथ रेणु की है। आंचलिक कहानीकार है फणीश्वर नाथ रेणु। आंचलिक कहानीकार मतलब होता है कि गाँव की प्रवृत्ति पर ज़्यादा कहानियों को लिखा है इन्होंने, गवई प्रवृत्ति पर, ठीक है। और पिता कहानी जो है ज्ञान रंजन की कहानी है, छठवीं कहानी। तो ये 6 कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, बीए जो है 3rd सेमेस्टर के ऑल यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में। आगे समझते हैं इकाई 5। इकाई 5 में जैसे हम प्रवेश करते हैं, इकाई 5 में हमको हिंदी नाटक और एकांकी के बारे में पढ़ना है। देखते हैं कौन कौन सा नाटक हमको पढ़ना है और कौन कौन सी एकांकी पढ़नी है। नाटक की बात की जाए तो ध्रुव स्वामिनी नाटक आपको पढ़ना है, और बीए फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर जो पहले होता था, जब ये नया सिलेबस नहीं आया हुआ था, उससे पहले जब आप देखेंगे तो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड पेपर में ये ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, ये संकलित था। एक ऐतिहासिक नाटक है ध्रुव स्वामिनी, हम पढ़ने का प्रयास करेंगे कि नाटक है। इसके अलावा एकांकी की बात की तो दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ आस्क की है। ये दोनों एकांकियां भी संकलित थी उस पेपर में। तो आप देखेंगे अगर पुराना पेपर किसी के, मतलब पुरानी किताब अगर मिल जा रही किसी के पास, तो आप अभी से उसको पढ़ सकते हैं, बाकी मैं तो पढ़ाऊँगा ही। ओके, चले। तो 2 एकांकी है, दीपदान यानी किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और दूसरी एकांकी कौन सी है? लक्ष्मी का स्वागत, किसने लिखा है? उपेंद्र नाथ आस्क ने लिखा है। ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है और ऐतिहासिक नाटक है, बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी इसको पढ़ने के बाद में। और तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे ये 3 चीज़ें हमको नाटक और एकांकी से पढ़नी। एक नाटक है आपके पाठ्यक्रम में संकलित ध्रुव स्वामिनी, और 2 एकांकियाँ हैं दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं हम इकाई 6। इकाई 6 की बात करें अगर हम, तो हिंदी जो है निबंध के बारे में हमको पढ़ना है। तो लगभग 5 निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। अब वो कौन कौन से निबंध हैं ये थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, पहला निबंध ही है आप में भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। आपने इंटर में इसको जरूर पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड के सिलेबस में भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है ये निबंध जरूर है, मैंने भी पढ़ा इंटर में। तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, अब तो खैर सीबीएसई पैटर्न हो गया तो मुझे नहीं पता, लेकिन यूपी बोर्ड में ये था इंटर में, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का यह निबंध है और बड़ा फेमस निबंध है, तो इसको हमको पढ़ना है। इसके बाद में दूसरा आपका निबंध है मित्रता। मित्रता भी आपके पाठ्यक्रम में इंटर में ही था। मित्रता जो निबंध है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का निबंध है, और इंटर में ही किताब में आप इंटर की किताब, या मेरे हिसाब से हाँ इंटर की किताब में था। इंटर की किताब में हिंदी में जो है हिंदी साहित्य में आप देखेंगे क्या, सामान्य हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, सामान्य हिंदी या साहित्य हिंदी दोनों में मित्रता पर आधारित है ये निबंध, और मित्रता पर खासकर लिखा गया है। मित्रता को समझना है तो ये निबंध आपको पढ़ ही लेना चाहिए। छोटा सा निबंध है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो आप पढ़ सकते हैं, 4-5 पेज का है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है, बड़ा फेमस निबंध है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये भी इंटर में आपको मिल जाएगा। ये भी उसी पुस्तक में, इंटर की अगर आपको 12वीं की पुस्तक यूपी बोर्ड की मिलेगी तो उसमें सारे के सारे निबंध आपको हुबहू मिल जाएंगे। तो अशोक के फूल ये भी निबंध आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का बड़ा फेमस है, इसीलिए हर पाठ्यक्रम में रख दिया जाता है, ये जरूर पढ़ना, अशोक के फूल। ओके, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये एक प्रकार से उच्चतम निबंध की श्रेणी में आता है। वहीं चौथा आपके उसमें निबंध आता है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास।
उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, ये आपने निबंध नहीं पढ़ा होगा ना नाम सुना होगा, तो ये कुबेरनाथ राय जी का है। इनके बारे में भी हमको जानना है, तो ये निबंध भी हमको पढ़ना पड़ेगा उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। ओके, इसके अलावा तुम चंदन हम पानी डॉक्टर विद्यानिवास मिश्रा का है। ये रचना बहुत पूछी जाती है इंटर वगैरह में या बीए में भी, खास करके जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप के या फिर कुछ छोटे प्रश्न होते हैं लघु उत्तरीय, तो उसमें प्रश्न जरूर पूछा जाता है तुम चंदन हम पानी, या बड़े बड़े जो है यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इसको रखा गया। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि ये जो निबंध है तुम चंदन हम पानी, इस निबंध से एसएससी वगैरह में ही प्रश्न बन चुके हैं। आप सोच सकते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ये निबंध है तुम चंदन हम पानी, तो ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। यानी कि ये 5 निबंध आपके पाठ्यक्रम में है। लगभग 5 दिन लगेगा इसको पढ़ते हुए हम लोगों को, तो इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे इकाई 7। इकाई 7 की बात की जाए तो अन्य गतिविधियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अन्य गतिविधियाँ, प्रथम खंड जो है इसका हमको देखना पड़ेगा। प्रथम खंड में देखिएगा ये 5 चीज़ें हैं, और उसके बाद द्वितीय खंड में भी कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी अन्य गतिविधियों में। तो ये इकाइयों को बांटने का एक शैली है प्रथम खंड द्वितीय खंड। बाकी इसका कोई मतलब है नहीं, परेशान नहीं होइएगा उसको लेकर कि प्रथम खंड द्वितीय खंड। जैसे अब 8 इकाइयों में बांटना था सिलेबस, तो अन्य गतिविधियों में अब 5 को रख दिया, और फिर जो बचेगा आपका जो है लगभग जो है उसमें भी चार बचेगा आपका यात्रा वृत्तांत डायरी इंटरव्यू और आत्मकथा, तो उसको हम जो है द्वितीय खंड में रख देंगे। ठीक है, तो जो अगला चैप्टर आपका होगा इकाई 7 का पहला चैप्टर रेखा चित्र पढ़ना पड़ेगा। रेखा चित्र जो है गिल्लू रेखा चित्र है, एक महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, गिल्लू रेखा चित्र है महादेवी वर्मा जी का, इसको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा संस्मरण है 30 बरस का साथी। 30 बरस का साथी एक संस्मरण है, और संस्मरण जो होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा जब इकाई हम सेकंड पढ़ रहे होंगे, संस्मरण किसे कहते हैं और संस्मरण और रेखा चित्र में क्या डिफरेंट होता है, आत्मकथा और जीवनी में क्या डिफरेंट होता है, यानी अंतर होता है। तो यहाँ से प्रश्न एग्जाम में हर मात्रा में पूछे आते हैं, खास करके लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इनके बारे में समझना हमको परम आवश्यक है। तो जब हम चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे या मॉडल पेपर आपको सॉल्व करवाएंगे, तो उसमें मैं विस्तार समझाऊंगा हर एक चीज़ को। तो संस्मरण 30 बरस का साथी रामविलास शर्मा जी का है, बड़ा अच्छा संस्मरण है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना, संस्मरण पूरा पढ़ना है। इसके बाद में जीवनी अंश हमको कुछ देखना। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता है, और मुंशी प्रेमचंद के ही लड़के हैं अमृत राय, और अमृत राय ने ही अपने पिता के नाम पर उनके जीवनी का एक अंश लिखा है कलम का सिपाही। तो कलम का सिपाही जीवनी का एक अंश हमको पढ़ना है। लिखा तो उन्होंने कलम का सिपाही पूरी की पूरी जीवनी है, लेकिन हम लोगों को उनका एक अंश पढ़ना है। ठीक है, तो आपको वो अंश जो है जब मैं पढ़ाऊँगा तो विस्तार से समझा दूंगा। ठीक है, और नहीं जो पुस्तक की लिस्ट हमने बताई थी उस पुस्तक को जब आप लेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा। तो जीवनी अंश कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है, इसको पढ़ना है। उसके एक अंश के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में रिपोर्टाज की बात की जाए तो ऋण जल धन जल, ऋण जल धन जल, ये एक रिपोर्टाज है जो कि रेणु जी का है। रेणु जी मतलब फणीश्वर नाथ रेणु, आंचलिक ये उपन्यासकार, आंचलिक कहानीकार और रिपोर्टाजकार भी हैं। तो आप देखेंगे ऋण जल और धन जल, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का रिपोर्टाज है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद में एक व्यंग है आपका, व्यंग एक विधा भी है हिंदी साहित्य में खास करके आ गई है, लेकिन भोलाराम का जीव ये एक कहानी विधा की रचना है। कहानी विधा की रचना होते हुए भी यह एक व्यंग है, और इसीलिए व्यंग एक जब नई विधा बनी तो जो आप देखते हैं तो व्यंग की श्रेणी में इसको रखा जाता है भोलाराम का जीव। इसमें होता क्या है, ये जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिलेबस में भी रखा गया है एमए में। ठीक है, तो भोलाराम का जीव हरिशंकर परसाई, और हरिशंकर परसाई का नाम जैसे ही हमारे दिमाग में आता है, मुक्तिबोध का नाम हमारे दिमाग में जैसे आता है, या फिर जो है और भी लोगों का नाम हमारे दिमाग में आता है, तो इससे हमें व्यंग जो है नज़र आता है। तो व्यंग के माध्यम से भोलाराम का जीव जो है तीक्ष्ण व्यंग है उस सरकारी सत्ता पर, जो कि सरकारी कर्मचारी लोग होते हैं, अधिकारी लोग होते हैं, किस प्रकार से किसी व्यक्ति को भ्रमण करवाते हैं, किसी गरीब को भ्रमण करवाते हैं, कहीं एक कागज़ लाओ कहीं वो कागज़ लाओ, दुनिया भर का। भोलाराम इसी प्रकार का एक व्यक्ति है
जो कि क्या होता है, मर जाता है लेकिन उसका कुछ पैसा या कुछ पेंशन वगैरह कुछ बकाया रहता है, इसी के लिए कागज पत्तर में वो व्यस्त रहता है। और भोला राम के जीव के लिए यमराज और चित्रगुप्त, यहाँ पर चित्रगुप्त आता है, नारद भगवान भी आते हैं ढूंढने के लिए। भोला राम का जीव नहीं मिलता है तब नारद जी किसी तरीके से भोला राम के जीव को देखते हैं कि वो ऑफिस के चक्कर लगा रहा है, कचहरी के चक्कर काट रहा है। तो आप सोचो, बहुत तीखा व्यंग है, बहुत तीक्ष्ण व्यंग है। जब कहानी पढ़ेंगे, ये जो है ये व्यंग रूपी कहानी पढ़ेंगे जब, तो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा इस कहानी को पढ़ करके। भोला राम का जीव जरूर हम पढ़ाएंगे इस सभी कहानियों के बारे में। आगे देखते हैं इकाई 8 और लास्ट इकाई। ठीक है, लास्ट इकाई के बारे में अगर हम बताएं आपको, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है। देखिए, अन्यगत विधा में द्वितीय खंड जो आया, इसमें हमको यात्रा वृत्तांत देखना है। यात्रा वृत्तांत, डायरी, इंटरव्यू, आत्मकथा। आत्मकथा तो पुरानी ही है इन सबसे, लेकिन यात्रा वृत्तांत और डायरी, इंटरव्यू, ये सब नई विधाएँ आपके समक्ष आई हैं। जो अन्यगत विधाएँ हैं, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी, रिपोर्टाज, व्यंग, यात्रा वृत्तांत, डायरी, इंटरव्यू, आत्मकथा, ये सब नई गति विधाएँ हैं। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत की बात अगर हम करें तो मेरी तिब्बत यात्रा पंडित राहुल सांकृत्यायन की है। और अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, आपने इंटर में पढ़ा होगा, तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इनको कहीं ना कहीं पे राहुल सांकृत्यायन जो है ये बहुत ज़्यादा घूमने वाले व्यक्ति हैं, खूब घूमते थे। और इसी के लिए आप देखते यात्रा वृत्तांत भी लिखा, मेरी तिब्बत यात्रा। तो इसको पढ़ना है हमको, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। इसके बाद में डायरी पढ़नी है हमको। डायरी में क्या पढ़ना है, एक लेखक की डायरी। एक लेखक की डायरी लिखा किसने, मुक्तिबोध ने लिखा है। तो मुक्तिबोध के द्वारा रचित एक लेखक की डायरी, जो कि उनकी डायरी है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो डायरी पढ़ना, डायरी विधा की रचना है, एक लेखक की डायरी, मुक्तिबोध की रचना है। इंटरव्यू, इंटरव्यू भी यानी साक्षात्कार जिसको हिंदी में कहते हैं, या भेंट वार्ता जिसको कहते हैं हिंदी में, उसी को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। तो हिंदी में भी इंटरव्यू कहा जाता है, साक्षात्कार कहा जाता है, भेंट वार्ता कहा जाता है। ठीक है, तो वो उस प्रकार की जो विधा है, इसमें हमको क्या पढ़ना, मैं इनसे मिला। मैं इनसे मिला एक साक्षात्कार विधा यानी इंटरव्यू विधा की एक रचना है, जिसको कहीं ना कहीं पे दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत है। इसमें पंडित जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में, और पदम सिंह शर्मा जो है कमलेश, ये शायद पदम सिंह शर्मा कमलेश के द्वारा मतलब ये गए थे मिलने निराला जी से, उस समय लिखा गया है मैं इनसे मिला। तो पदम सिंह शर्मा कमलेश और निराला जी के बीच में जो बातचीत हुई थी, जो वार्तालाप हुआ था साक्षात्कार के रूप में, उसी को लिखा गया है मैं इनसे मिला जो है इंटरव्यू में। ओके, इसके बाद में आपका लास्ट जो चैप्टर है आत्मकथा अंश। आत्मकथा अंश में हमको जो है जूठन आत्मकथा पढ़ना पड़ेगा, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। जूठन एक आत्मकथा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ही है, तो इनके बारे में पढ़ना। आत्मकथा जो होती है, लेखक स्वयं लिखता है अपनी आत्मकथा। लेखक जब स्वयं लिखता है तो उसको आत्मकथा कहते हैं, और जब उस लेखक की जो है उस लेखक की आत्मकथा कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसको जीवनी कहते हैं। जैसे कि अमृत राय की, मतलब कि कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा है, लेकिन है किसकी जीवनी, वो है प्रेमचंद की जीवनी। प्रेमचंद के बारे में उसमें बताया गया, कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा गया है। ठीक है, लेकिन किसने लिखा, उनके पुत्र अमृत राय जी ने लिखा है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जो आत्मकथा होती है, ये लेखक स्वयं लिखता है अपने जीवन के बारे में, तो ये आत्मकथा होती है। जूठन एक ओम प्रकाश वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा रचित उनके जीवन की ही एक कथा है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 4 यात्रा वृत्तांत, एक डायरी, एक इंटरव्यू, एक और आत्मकथा, यानी कि 4 ये 5 ये 5 4 9 और 9 और 5 14। ठीक है, 9 5 14 ही तो होता है। 14 1 15 1 16 1 17, 17 के बाद में 18 19 20 21 22 23 24, 24 के बाद में लगभग जो है 24 के बाद में 24 और 10 34, 34 और 3 37, 37 38 39 40 41 42, लगभग 42 या 43 चैप्टर आपका लगभग ये पड़ेगा, और 4 5 6 मॉडल पेपर, यानी कुल मिलाकर के लगभग 50 क्लासेस आपकी जब होंगी, सिलेबस को लेकर के लगभग 51 क्लास या 50 क्लास जब हो जाएंगी, तो ये आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जब लगभग जो है विस्तार से समझ में आपको आ जाएगा। अगर आप पढ़ने के योग्य हैं, पढ़ना चाहते हैं विधिवत रूप से, तो मैं ज़रूर इसका कोर्स आपके लिए बनाऊंगा और इस पर मैं कार्य करूंगा। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो
ठीक है। बाकी अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं तो मैं यूट्यूब पर ही सारी चीज़ें बिल्कुल पढ़ाऊँगा और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इंटरेस्टेड होगी तो बताइएगा, मैं विस्तार से एक एक चैप्टर को अच्छे तरीके से समझा करके आपको बताने का प्रयास करूँगा, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम समाप्त करूँगा। अगर आप लोग हाँ ही भरें, आप लोग कहें कि सर जी इसका पूरा का पूरा कोर्स बनाइएगा, बहुत ही न्यूनतम प्राइस में रहेगा, कोई मैं ज़्यादा आपसे पैसे वगैरह की डिमांड नहीं करूँगा, बहुत ही कम पैसे में आप देखिएगा कि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको जब मिल जाएगा तो आप पूरा का लिखो 50 क्लास, आप देखिए 50 क्लास विस्तार से हिंदी साहित्य पढ़ लेंगे। आने वाले थर्ड सेमेस्टर के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, फोड़ देंगे एकदम से, आप ही टॉप करोगे। फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ और सिक्स, इन सभी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। और अगर आप एमए करना चाहते हैं, पीएचडी भी हिंदी से करेंगे, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो मैं आपके लिए लूँगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तो बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहिए तो आप बता भी सकते हो, खुला मंच है, जो भी कमेंट करना है आप कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोगों के कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा। अगर आप लोगों की हाँ है तो मैं कोर्स जल्द ही प्रिपेयर करने का प्रयास करूंगा। 20 तारीख के बाद मैं इस पर काम करूंगा, चूँकि अभी मैं बिजी हूँ, ज़्यादा व्यस्त हूँ, इसीलिए इस प्रकार नहीं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो मैं ज़रूर कोर्स आपके लिए बनाऊंगा और विस्तार से उसको समझाने का प्रयास रहेगा। ओके, बाकी यूट्यूब पर मैं बिल्कुल आपके लिए पढ़ाता ही रहता हूँ हमेशा। सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा होगा कितनी क्लासेस मैंने, लगभग 10 से 11 मॉडल पेपर मैंने आपको दे दिया है और लगभग सभी विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर को भी लगभग सॉल्व करवाने का प्रयास किया। तो इसी प्रकार से आप लोगों की समझ हर चीज़ मिलती रहेगी। और आपको मैं बता दूं कि जियोग्राफी का सिलेबस भी मैंने अपलोड कर दिया है, लॉन्च हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा जियोग्राफी का सिलेबस, ठीक है, यानी भूगोल का। इसमें भी सभी विश्वविद्यालयों के लिए सिलेबस है, जो भी मैं सिलेबस बताऊंगा सभी विश्वविद्यालय के लिए होगा। और ऑल यूनिवर्सिटीज़ यानी सभी विश्वविद्यालयों के लिए सभी सब्जेक्ट की बुक कौन कौन सी पढ़नी है, इसके बारे में मैंने इसमें सजेशन दे दिया है। आप लोग ये वीडियो भी देख सकते हैं बुक वाली। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो है हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आभार। और आप लोग उसमें कमेंट करिएगा, मतलब कि जो कमेंट होता है मेन कमेंट नीचे वाला, उसमें कमेंट करिए, चैट सेक्शन में नहीं कि कमेंट आएगा निकल जाएगा तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जो वास्तविक कमेंट होता है उसमें आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको हिंदी का कोर्स पूरा का पूरा चाहिए, बहुत ही न्यूनतम प्राइस में, ठीक है। चूँकि प्राइज इसलिए रखी जाती है क्योंकि उसमें क्या होगा कि उसमें आप लोग बंध जाएंगे पढ़ने के लिए। संदीप माहेश्वरी जी का अभी एक आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू, उसमें उन्होंने यही बात कही थी कि जब आप कुछ भी, चाहे वो 100 रुपये की राशि हो, 200 रुपये की राशि हो, 250 रुपये की राशि हो, जब आप उसको दे देते हैं तो आप बंध जाते हैं कि मैंने पैसा दिया है और इसको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसी प्रकार से जब आप भोजन करने जाते हैं किसी होटल में और पैसा जब आप पे कर देते हैं तो जब खाते हैं तो पूरा का पूरा चाट लेते हैं एकदम से थाली वाली, लेकिन जब आप फ्री में खाना खाते हैं तो आप छोड़ भी देते हैं। तो कीमत तब पता होती है जब उसकी आप पेमेंट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यही बात मैं बार बार आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कीमत तब उस व्यक्ति की पता होती है जब वह व्यक्ति नहीं होता है। तो आप समझिए, कीमत तब आपको पता चलेगी जब क्या होगा, जब आपको पूरी की पूरी 50 क्लासेस आपको मिलेंगी, लगभग 51 क्लास। तो उसमें विस्तार से हर एक चीज़ को जानने का प्रयास रहेगा, कितने विस्तार से एक क्रमबद्धता के साथ एक चैप्टर खत्म हुआ, दूसरा चैप्टर, फिर उसका रिवीजन, फिर धीरे से पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी, कितना धाकड़ तरीके से पढ़ने में मजा आएगा। तो चलिए, इसी प्रकार से आप लोगों का जो प्रतिक्रिया होगी उसके हिसाब से मैं कार्य करूंगा। अगर प्रतिक्रिया होगी तो कार्य होगा, अगर आपकी नहीं प्रतिक्रिया होती तो उस पर कोई फिर मंथन नहीं होगा आगे। बाकी मैं तो आपके लिए यूट्यूब पर लगातार पढ़ाता ही रहूँगा, उसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। धन्यवाद। 20 तारीख से आपकी क्लासेस फिर से 20 तारीख के बाद से मैं प्रारंभ करने का प्रयास विस्तार से करूँगा, लाइव क्लासेस एकदम से जो है डेली की डेली। तो आप बिल्कुल तब तक के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, तैयार करिए और एक जोश, एक नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ हमारे साथ आइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फिर, गुड नाइट, आई लव यू, सभी को गुड नाइट और सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब, सभी को सलाम, सभी को प्रणाम। चलिए, धन्यवाद।